हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूनिट थर्ड है ये हमारी। शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वालरस की अप्रोच का जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में। देखो, जब हम दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस और स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम है। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक आपका जनरल होता है, एक आपका पार्शियल होता है। तो जब हम जर्नल की बात करते हैं, देखो जनरली वर्ड की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब हम सभी चीज़ों की बात करें जो जनरली अप्लाई हो जाता है, मतलब वो सभी पे अप्लाई हो जाता है। तो जब हम व्यक्तिगत बाजार घटनाओं के संग्रह की बजाय समग्र रूप से मैक्रो इकोनॉमिक्स के कामकाजों को समझने का प्रयास करते हैं, मतलब क्या कि एक एक अलग अलग से एक एक व्यक्ति की बाजार को स्टडी अलग अलग से सब। देखो, मेन बात यह है कि बहुत सारे बाजार होते हैं हमारे। गुड्स मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ये सारे मार्केट होते हैं, फैक्टर मार्केट होता है आपका। तो इन सभी का अलग अलग से स्टडी करना, पहले गुड्स के बारे में स्टडी करना, फिर प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करना, फिर फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना। तो ये अलग अलग स्टडी करना तो आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। जनरल इक्विलिब्रियम में क्या आता है, जब हम सभी बाजारों का एक साथ अध्ययन करते हैं तथा सभी मदों को एक साथ लेते हैं तो सामान्य संतुलन कहलाता है। सभी बाजारों में एक साथ कीमत तथा मात्रा का निर्धारण किया जाता है तो सामान्य संतुलन कहलाता है। ठीक है, जब हम सभी बाजारों की एक साथ बात करते हैं तब आपका क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम होता है। जनरल क्या, जब हम सभी की बात करते हैं तो इसमें कुछ अजम्पशन है कि पूर्ण प्रतियोगिता वस्तु और सेवा बाजार में, उपभोक्ता क्या है कांस्टेंट ली गई है, उत्पादन की जो तकनीक है, टेक्निक है जो प्रोडक्शन की, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, फुल एम्प्लॉयमेंट है और सभी फर्मों के द्वारा समान लागत है, मतलब सेम कॉस्ट है। तो जनरल इक्विलिब्रियम में हम तीन कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आपकी कंडीशन होती है उपभोग के लिए वस्तु तथा सेवाओं का वितरण। सेकंड आपकी होती है उत्पादक कारकों का आवंटन। नेक्स्ट आती है आपकी उपभोग के वितरण के साथ उत्पादन की संरचना। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। देखो, पहले उपभोग के लिए वस्तु तथा सेवा का वितरण, तो यहाँ पर हम कंज्यूमर की बात करने वाले। तीन कंडीशन होती है जनरल इक्विलिब्रियम की। सेकंड आती है उत्पादक कारकों का आवंटन, ये प्रोडक्शन की बात, प्रोड्यूसर की बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम कंजप्शन प्लस प्रोडक्शन दोनों की बात करने वाले हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट में उपभोक्ता, फिर उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट वाले में ट्रिक है याद करने की, उपभोक्ता वाले में हम आईसी और बजट लाइन का यूज़ करेंगे, और उत्पादक वाले में आइसो क्वांट और फैक्टर प्राइस लाइन का यूज़ करेंगे, और इसमें क्या करें हम आईसी, पीपीसी और कॉस्ट लाइन का यूज़ करने वाले हैं। ये रही जनरल इक्विलिब्रियम की थ्री कंडीशन। इनको हम कई बार पैरेटो ऑप्टिमल कंडीशंस भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट आपकी इफ़िशिएंसी इन एक्सचेंज और कंजप्शन। फर्स्ट आपकी इफ़िशिएंसी इन एक्सचेंज और कंजप्शन। तो कंजप्शन की बात कर रहे हैं, मतलब हम कंज्यूमर की बात करें तो इसमें क्या लेना है आपको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब ये याद रखो लाइन नीचे वाली, स्लोप ऑफ आईसी ये रहा, और स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये दो आईसीज की बात करते हैं हम जब जनरल इक्विलिब्रियम की, हमने कहा ना एक की हम सभी की बात करते हैं, तो हमने ये कंज्यूमर भी लिया है और ये कंज्यूमर भी लिया, कंज्यूमर ए भी और बी भी लिया, इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है। नेक्स्ट है इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात करते हैं। स्लोप ऑफ ये वाले ले, तो ये है आपका स्लोप ऑफ आइसो क्वांट इक्वल टू फैक्टर लाइन, फैक्टर प्राइस लाइन। स्लोप ऑफ आइसो क्वांट इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस लाइन। ये इनके स्लोप के नाम है, क्योंकि हमें पता है आइसो क्वांट के स्लोप को कहते हैं मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं बिटवीन लेबर और कैपिटल, ए फर्म के लिए, बी फर्म के लिए। और फैक्टर प्राइस लाइन को इससे भी डिनोट कर सकते हैं और इससे भी। ये जब हम सिंगल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी इक्वेशन ये बदल जाती है, MRTS की बजाय MRT आ जाता है हमारा, पीछे वाला सेम ही रहता है आपका। बस ये फैक्टर के प्राइस में क्या किया, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई ले लिया यहाँ पर, या कॉस्ट ले ली है हमने। ठीक है, स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन। लास्ट क्या है जिसमें हम कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों की बात करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स भी बोल देते कई बार इसको। तो इसमें क्या आता है आपका, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को। ये आईसी का एमआरएस और ये एमआरटी पीपीसी का है। इन सभी फॉर्मूले को बिल्कुल आपको याद कर लेना है, और एक एक कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले। अब मैं इनका डायग्राम करवाने वाली, पहले फर्स्ट का, फिर सेकंड, फिर थर्ड का। तो फर्स्ट हम करने वाले इफिशिएंसी इन एक्सचेंज, ये कंजप्शन की। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आप अगर इतना भी डायग्राम बना के आते हैं, ये क्या है जो ए वाले, ये ए इंडिविजुअल के क्या है, आईसी है,
आइसो क्वांट है, ठीक है। ये भी ए इंडिविजुअल का आइसो क्वांट है और ये भी ए इंडिविजुअल का। यहाँ से जो आइसो क्वांट बनाए गए हैं B1, B2 एंड B3, क्या बी इंडिविजुअल के आइसो क्वांट है। जहाँ पर दोनों इंडिविजुअल के आइसो क्वांट एक दूसरे को कट करते हैं, ये पॉइंट्स, जब हम इन पॉइंट्स को मिलाकर एक कर्व बनता है हमारा OA OB, इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। ये पैरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं। अगर मैं इन पॉइंट से इस साइड या इस साइड भी मूव करती हूँ तो क्या होगा, अगर मैं C पॉइंट से B पॉइंट पर मूव करती हूँ, देखो तो कंज्यूमर B तो क्या था, पहले क्या था, IC B1 पर था, अब किस पे आ गया, वो B पॉइंट पर B2 पर आ गया। तो इसको तो क्या हुआ, B को तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन A को लॉस हुआ। पहले वो A3 पर था, अब वो A2 पर आ गया। अगर मैं C टू B की तरफ मूव करती हूँ तो इसमें A को लॉस, इस साइड मूव करूँ तो A को लॉस और B को प्रॉफिट। अगर मैं इस साइड मूव करने वाली हूँ तो A को प्रॉफिट और B को लॉस होने वाला है, ठीक है। लेकिन पॉइंट डी क्या दिखाता है हमें, ये पैरेटो इम्प्रूवमेंट पॉइंट होता है। अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछ भी लिए तो पैरेटो इम्प्रूवमेंट पॉइंट क्या, आप जल्दी ही डायग्राम बनाना और बताना कि जब मैं डी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करती हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंज्यूमर बी था B2, वो B2 पर ही रहेगा, उसको तो कोई लॉस नहीं हुआ। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या बताती है, एक को प्रॉफिट एक को लॉस। अगर मैं बी से सी पर मूव करती तो एक को प्रॉफिट हो रहा था एक को लॉस, और सेम बी से सी पर जाती हूँ या सी से बी पर आती हूँ, सेम ऐसे रहेगा। ए से अगर मैं बी पे जाती हूँ या बी से ए पर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए डी पॉइंट से जब मैं बी पॉइंट की तरफ आती हूँ तो बी को तो कोई लॉस ही नहीं हुआ, और ऊपर से ए का प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर डी पॉइंट पर क्या थे, हम A2 पर थे, और यहाँ पर बी पॉइंट पर क्या हम सॉरी डी पॉइंट पर क्या थे, हम A1 पर थे। A1 पर इंडिविजुअल फर्स्ट वाले आईसी पर था, लेकिन बी पॉइंट पर वो सेकंड वाले आईसी पर आ गया, और हमें पता हायर आईसी गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसलिए क्या हुआ, जब हम डी से बी पॉइंट पर मूव करते हैं, पैरेटो इम्प्रूवमेंट पॉइंट होता है कि एक का लॉस किए बिना दूसरे के गेन को बढ़ाना या प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है। ये आपकी है इफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा वो है, जैसे मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है, वहाँ पर प्राइस लाइन भी ली है हमने, तो क्या करेंगे, जहाँ पर ये है यहाँ से इस तरह से डॉट डॉट करते प्राइस लाइन बीच में से निकाल दो, हर उसमें यहाँ से निकाल दो प्राइस लाइन, या फिर आप जस्ट फॉर्मूले में भी लिख सकते हो, डायग्राम में बनाओगे नहीं तो तब भी चल जाएगा। फिर सेम इसमें प्रोडक्शन वाले में सेम ही है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम कंज्यूमर बोल रहे थे, कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी, यहाँ पर क्या बोलेंगे, फर्म ए और फर्म बी, या फिर प्रोड्यूसर ए और या फिर प्रोड्यूसर बी, सेम होगा। जब दोनों प्रोड्यूसर किया, ये आईसी नहीं है, आइसो क्वांट है। आइसो क्वांट एक दूसरे को टच करते हुए जिन पॉइंट्स को मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट कर्व कहते हैं। सेम यही है, अगर मैं बी से सी पर जाऊंगी तो इससे क्या होगा, ऊपर की तरफ जाऊँ तो ए को तो प्रॉफिट होगा, लेकिन बी की तरफ से देखें तो मैं पीछे की तरफ आ रही हूँ तो बी को लॉस होने वाला है। डी पॉइंट क्या होगा, पैरेटो इम्प्रूवमेंट पॉइंट होगा। डी से मैं जैसे सी पर शिफ्ट होने वाली हूँ तो B1 पे रह गया, लेकिन ए क्या हुआ, A2 से A3 पे चला जाएगा, तो ये क्या है, पैरेटो इम्प्रूवमेंट पॉइंट है। लास्ट आपकी इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन वाला डायग्राम, जिसमें हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है आपका PPC और IC इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं हम, जहाँ पर PPC और IC एक दूसरे को कट करते हैं, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो हमारे वाला कौन सा होगा, तो याद रखना हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसलिए पॉइंट A हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ना कि B और C हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। तो जनरल इक्विलिब्रियम में वालरस ने दिया है अजम्पशंस है, 3 तरह की कंडीशंस दी है, तीनों कंडीशन के डायग्राम बना दो, और अभी अभी मैंने जो तुम्हें फॉर्मूले दिखाए थे तीनों कंडीशन के अलग अलग से डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो और उन कंडीशंस के फॉर्मूले लिख दो, बस इतना ही क्वेश्चन है 16 मार्क्स में। इसके साथ साथ थोड़ी बात कर लेते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखो पार्शियल की जब हम बात करते हैं तो हम 2 ही चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। केवल 2 ही मध्य या फिर 2 ही बाजारों का हम बात करते हैं, 2 ही बाजारों में हम प्राइस एंड क्वांटिटी का निर्धारण करते हैं। 2 बाजारों को लेके कितनी प्राइस होगी मेरी इक्विलिब्रियम और कितनी क्वांटिटी होगी ये डिसाइड करते हैं। इसमें क्या होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, सिर्फ जब हम 2 ही मदों को कंसिडर करते हैं तो जो अन्य बाजार है, अन्य मदे है, जो अन्य साधन रह जाते हैं उन सभी को क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट या समान मानते, स्थिर रहते। अन्य बातें स्थिर रहने पे, अन्य बातें समान रहने पर। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है,
जहाँ पर हमारा डिमांड का और सप्लाई का को कट करता है वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मैं तुम्हें रीज़न बताती हूँ। डिमांड और सप्लाई को एक ही पॉइंट पर कट करते हैं, यूनिक पॉइंट है इसमें। और एग्जिस्टेंस भी, एग्जिस्टेंस होने का क्या मतलब कि ये एग्जिट करते, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और स्टेबिलिटी भी है ई पॉइंट पर। स्टेबिलिटी किस तरह से, अगर मैं ई पॉइंट से ऊपर की तरफ, अगर प्राइस पी से मेरा P1 हो जाता है, ठीक है, तो मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, तो लाइन ये होगी हमारी। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरी सप्लाई, देखो सप्लाई ये है, डिमांड ये, तो मेरी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। आप मार्केट में 100 चीज़ें बना के लेके आए लेकिन आपकी 50 ही चीज़ों की डिमांड है, तब क्या करोगे, तो 50 का लॉस होगा। तो अपने लॉस को कवर करने के लिए आप क्या करते हो, ताकि डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा, आपने चीज़ें ज़्यादा बनाई है, डिमांड कम, तो आप क्या करते हो, उसके प्राइसेस को कम कर देते हो। प्राइसेस कम करोगे तो आप फिर से ई पॉइंट पर आ जाओगे। और सेम इसका अपोजिट ले, अगर आप P से P2 पर प्राइसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पर C पॉइंट पर सप्लाई इतनी है लेकिन डिमांड ही नहीं, क्योंकि देखो जब चीज़ें सस्ती होती है तो डिमांड बढ़ती है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, उसको पता कि लोग ये चीज़ें बड़ी डिमांड कर रहे हैं लेकिन मेरे मेरे पास तो 10 ही आइटम है, डिमांड 20 आइटम, तो क्या करेगा, उनके प्राइसेस बढ़ा देगा वो, ठीक है। इससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम पॉइंट हम फिर से ई पॉइंट पर आ जाएगी। ये आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम था। इसमें हम जनरल इक्विलिब्रियम की तरह 3 ही कंडीशन बढ़ते हैं। फर्स्ट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब डिमांड और सप्लाई को एक दूसरे को कट करने चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि एक ही पॉइंट हो, अगर हम उस पॉइंट से ऊपर नीचे भी चले जाते तो घूम फिर के हम उसी पॉइंट पर आने चाहिए, ये स्टेबिलिटी होती है। यूनिकनेस और मल्टीपल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि वो इक्विलिब्रियम तो ठीक है लेकिन वो इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए आपका, यूनिक होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम का एग्जिस्टेंस किस तरह से हो सकता है। तो फर्स्ट डायग्राम में देखोगे तो ये सप्लाई है, ठीक है। अगर इंडिया में 100 करोड़ की कार कोई बनाता है, कोई खरीदने वाला होगा, देखो ऐसी बात नहीं पैसे नहीं है, लेकिन 100 करोड़ की कार को रोड पे चलाना, 100 करोड़ की अगर वो कार है तो उसके लिए रोड भी अलग होने चाहिए। ऐसे तो पहले दिन ही, क्योंकि हमारे रोड्स जो है हमारे अकॉर्डिंग कारों के बने हुए होते हैं, वो 100 करोड़ की कार के लिए नहीं है। उसके तो टायर्स भी इतने अच्छे हो गए कि उनको तो बिल्कुल रोड नहीं, मतलब सॉफ्ट ही चाहिए रोड, बिल्कुल सॉफ्ट रोड, उस पर चलेगी हम्म वो तो जल्दी डैमेज हो जाता है। सप्लाई तो ये है इस प्राइस पर, लेकिन उसकी डिमांड करने वाला नहीं है कोई भी, ठीक है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड को एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे हैं। सप्लाई यहाँ पर है क्योंकि हायर प्राइसेस है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई 100 करोड़ की कार कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करते 20 करोड़ की, 15 की, 30 करोड़ तक की कार आप बनाओ, हमारी तो यही डिमांड है, आपकी सप्लाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर जीरो प्रोडक्शन केस आ जाता है, कि अगर आप वो इतनी महंगी चीज़ बना रहे तो उसको कोई खरीदने के लिए, उसकी डिमांड करने के लिए रेडी ही नहीं है। नेक्स्ट आता है, आपने इतनी चीज़ें बना दी, ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है, तो यहाँ पर भी एग्जिस्टेंस और इक्विलिब्रियम तो नहीं है, इक्विलिब्रियम तो नहीं होता। इक्विलिब्रियम कहाँ पर एग्जिट होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई को कट करती है। यहाँ पर भी डिमांड सप्लाई को कट नहीं करी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फ्री गुड केस है। सरकार जो फ्री में चीज़ें देती है तो सरकार की सप्लाई इतनी होती है लेकिन उसकी डिमांड इतनी होती है फ्री में, ठीक है, पैसा उसके लिए कोई पे नहीं करा। जैसे सरकार कहे कि भाई इस चीज़ों के लिए मैंने इतनी सारी आपको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, इसके बदले में पैसे लेने, तो डिमांड सडनली ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिकनेस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का यूनिकनेस होनी चाहिए, मतलब यूनिक का मतलब है एक ही सिंगल इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये ए पॉइंट पे भी टच करता है, बी पॉइंट पे भी टच करता है, दो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गए, सिंगल इक्विलिब्रियम पॉइंट तो नहीं आया। ऊपर से क्या हुआ, यहाँ पर सप्लाई कर्व क्या, ए पॉइंट के बाद पीछे की तरफ बैकवर्ड बैंड हो गया, तो इसलिए भी ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या, सप्लाई का पीछे की तरफ बैंड हो गया और एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई भी यूनिक पॉइंट नहीं है। और इस वाले डायग्राम देखिए, ये आपका डिमांड का एक स्ट्रेट लाइन और ये आपका सप्लाई का है इस तरह से, ठीक है।
तो ये आपका कितने तरह के इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल रहे हैं, क्योंकि डिमांड को जहाँ सप्लाई को कट करता है वहीं पर आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल इक्विलिब्रियम, आपसे एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपके। नेक्स्ट में देखिए सी पार्ट में क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई को कट करते हैं, ये हमारा पोर्शन। यहाँ पर क्या था, हमारे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो एक ही निकलती है लेकिन प्राइसेस अलग अलग निकल रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी तो एक ही लेकिन प्राइसेस यूनिक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। लास्ट वन आते हैं आपकी स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम एक स्टेबल पॉइंट होना चाहिए। पहले मैंने स्टेबल वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया, फिर मैंने अनस्टेबल वाला। तो स्टेबल वाले में क्या होता है कि ई पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ करती हूँ, अगर हम ज़्यादा चीज़ें बना देता प्रोड्यूसर, उसकी डिमांड का कम है, तो वो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, प्राइसेस कम करेगा। तो फिर से मैं ई पॉइंट पर आ जाऊंगी, P2 से P पर आगे प्राइसेस। इसका अपोजिट है, अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो क्या होगी, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसके प्राइसेस बढ़ा देगा ताकि डिमांड कम हो सके और डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पर आ सके, तो ई पॉइंट पर। तो स्टेबिलिटी का यही मतलब होता है कि अगर आप ई पॉइंट से ऊपर या नीचे की तरफ कहीं पर भी मूव करते तो आप ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, ये स्टेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, अगर मैं ई पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करती हूँ, ये मैं P2 पर मूव करती, तो यहाँ पर क्या है, P2 पर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब आप चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करें लेकिन वो चीज़ें ही 10 ही आइटम है लेकिन आपकी डिमांड 20 है, तो क्या करता है प्रोड्यूसर, प्राइसेस को बढ़ा देता है। तो देखिए प्राइसेस को अगर मैं बढ़ाऊंगी तो मैं और ऊपर की तरफ चली जाऊंगी, तो मैं ई पॉइंट की तरफ तो वापस नहीं मूव कर रही, मैं ऊपर की तरफ ही जाती जा रही हूँ। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम नीचे की तरफ अगर आप करोगे पॉइंट को, यहाँ पर क्या आपकी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है, ठीक है। आपने चीज़ें ज़्यादा बनाई हैं लेकिन आपकी चीज़ों की डिमांड कम है, तो आप क्या करते हैं, प्रोड्यूसर प्राइसेस को कम कर देता ताकि डिमांड को बढ़े। अगर वो प्राइसेस को और कम करेगा तो आप और नीचे जाते जा रहे हो, तो आप ई पॉइंट की तरफ तो मूव कर ही नहीं रहे हो ना, ई पॉइंट से अपोजिट साइड मूव कर रहे हो। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम ना होकर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।